नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है जिस तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे और दोस्तों देखिए आप लोग मेहनत दुगनी कर दीजिए क्योंकि अब आपके पेपर होने ही वाले हैं। देखिए अब जल्दी-जल्दी पेपर होंगे इस साल, तो थोड़ा मेहनत जो है स्पीड बढ़ाइए अपनी, ठीक? हम प्रैक्टिस सेट ये कंप्लीट कर लेंगे, इसी मतलब महीने में हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है सारी चीज़ें, जो अब तक पेपर हुए हैं तीनों मैंने जो है सॉल्व पेपर कराए हैं 18, 19 और 24 का, उसी के तर्ज पे यानी उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। सेम टू सेम उसी पैटर्न पर भी है, आप लोग देखते भी होंगे, जानते भी होंगे कि यही पैटर्न लगभग-लगभग पूछा जाता है, ठीक? तो वही चीज़ है, हम देखिए कहाँ तक किए थे तो 2 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके थे, आज ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर हम बात करें तो टोटल प्रैक्टिस सेट ये हमारा 6 नंबर का है। कितना है? 6 नंबर का, क्योंकि 3 हम ऊपर देख चुके, 3 ये यानी 6 नंबर का हो जाएगा और वैसे अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये तीसरा है। देखिए ये नए बनाए गए प्रैक्टिस सेट हैं दोस्तों। टोटल मैं आपको कितने प्रैक्टिस सेट कराऊँगा? 24 प्रैक्टिस सेट। अगर हम 150 से गुणा कर दें दोस्तों 150 क्वेश्चन से, तो आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन हमारे हाथ में रहेंगे। कितने रहेंगे? 3600 क्वेश्चन जो है देखिए, 1 ज़ीरो आ जाएगा, 15 चौके 60, ज़ीरो आ जाएगा, 15 दूनी 30, 3600 क्वेश्चन होंगे, जो भी मतलब मैथ के भी होंगे, रीजनिंग के भी होंगे, हिंदी के भी होंगे, सारे क्वेश्चन इसमें मतलब समाहित होंगे दोस्तों, ठीक? ये नए क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग। तब समझ पाएँगे कि क्या लेवल है क्वेश्चन का और देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने आपको पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, ये भी देखते हैं। देखिए सामान्य ज्ञान से शुरुआत करते हैं, इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का प्रावधान किया गया है? देखिए वहाँ बजट शब्द नहीं लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है, लेकिन यही बजट कहलाता है, ठीक? तो ये चीज़ किस है? आर्टिकल 112 में दिया गया है और दोस्तों एक आर्टिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट धन विधेयक किसमें दिया गया है? तो धन विधेयक 110 में दिया गया और ये केवल और केवल कहाँ मतलब पेश होता है सर्वप्रथम तो ये केवल लोकसभा में सॉरी लोकसभा में सबसे पहले पेश होता है धन विधेयक, ठीक? आगे बढ़े, अगला है मियावाकी पद्धति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो मियावाकी पद्धति का संबंध है वृक्षारोपण विधि से। किससे है? वृक्षारोपण विधि से। प्रधानमंत्री ने मन की बात में मतलब इस शब्द का वर्णन किया था। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए ये क्वेश्चन ही बन सकता है, ज़रूरी है। अगला है कांग्रेस के आज ही दोस्तों आज जो सुबह 10 बजे वीडियो अपलोड हुई है, उसमें यही चीज़ था, पूरा कांग्रेस पढ़ाया गया आपको। मतलब मुझे लगता है मॉडर्न हिस्ट्री सबसे बेस्ट है उसमें। अगर आप लोग किए होंगे 1-2 क्लास, मैंने उसमें छोटी-छोटी ट्रिक आपको बहुत सारी ट्रिकें बताई है। मतलब ये समझ लीजिए अलग ही लेवल का है, देखेंगे तभी पता चलेगा। देखिए यहाँ लिखा है भारत के प्रथम अधिवेशन के स्थान और अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें लिखा है पहला कि कलकत्ता फिरोज शाह में था। दोस्तों गलत है, पहला अधिवेशन बॉम्बे में होता है 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? बिमोश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। उसमें डब्ल्यू सी बनर्जी ही लिखा था एनसीईआरटी में, तो यहाँ भी डब्ल्यू सी बनर्जी है और इनका पूरा नाम क्या है? बिमोश चंद्र बनर्जी। बॉम्बे में हुआ था, ठीक? मैंने बताया था पहला कहाँ था? पहला बॉम्बे में था। देखिए एक ट्रिक थी, बक मई बक, ठीक? तो ये ऐसे याद करना। तो देखिए पहला बॉम्बे, दूसरा कलकत्ता। अब देखिए 85 है तो ये 86 हो जाए, 87, 88, 89, 90, 90 तक की बात है इसमें। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, फिर बॉम्बे, फिर कलकत्ता। देखिए इसके बेमियोस चंद बनर्जी थे, कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी थे, मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष और इलाहाबाद में जॉर्ज यूले थे। समझ आया कि नहीं? और दूसरे जो ये थे बॉम्बे में फिर जो है वहाँ पे मतलब एक यूरोपियन ही था जो अध्यक्षता कर रहा था। मेरे माइंड से स्किप है, देख लीजिएगा, शायद विडर्बन था क्या कुछ, मतलब ऐसे ही करके था, देख लीजिएगा दोस्तों। लेकिन इतना आपको जानने की जरूरत नहीं, इतना पूछेगा नहीं डीप में आपसे, लेकिन जो है इतना याद रखिएगा आप। अगला है राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो हमको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। देखिए दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी मतलब शासक बना तो उस समय जो है मंगोलों का भी बहुत बार आक्रमण हुआ, ठीक? देखिए इनको सेना अपनी मजबूत करनी थी, तो सीधी सी बात है सेना मजबूत करना है तो राजस्व से ही पैसा आएगा। समझा कि नहीं? तो राजस्व में सुधार करना पड़ेगा इनको। देखिए एक चीज़ के पीछे ना कई सारे फैक्टर कार्य कर रहे होते हैं। जैसे कोई नीति कोई बनाता है शासक तो उसके पीछे कई सारे फैक्टर होते हैं। तो हमें अक्सर वो फैक्टर याद रखने होते हैं। अगर हमें वो फैक्टर याद है तो हमें रटने की ज़रूरत हमारा खत्म हो जाता है। यही तरीका एक अगर आप लेकर चलेंगे, देखिए अब दोस्तों मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, वरना अगर मैं थ्योरी टाइप आपको बताता होता तो मैक्सिमम मैं आपको बताता भी हूँ कि मतलब हमेशा हमें रटना नहीं है, हमें केवल समझ बनानी है। जैसे हमारे अंदर समझ बन गई तो हमें बस तुरंत क्या होगा कि हम फैक्ट अपने आप हमें रट जाएगा, ठीक?
तो ये चीज हो जाएगा। अगला, अमीर खुसरो के सुल्तान का दरबारी कवि था। तो अमीर खुसरो जो है किसका दरबारी कब था दोस्तों? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी का था। अगला है, लोधी वंश का संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी थे। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी थे, जो अफगानिस्तान के गिरजई कबीले के थे। ठीक, आगे बढ़े। देखिए बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अगला, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? आज अगर 10 बजे वाली क्लास देखे तो 2 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल गए, अभी आगे और मिल सकते हैं दोस्तों। मैंने ये बताया था जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। और इसका अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो मेरठ में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। ठीक, आगे बढ़े। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? देखिए, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी। अगला है, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था इसका। ठीक, उसके बाद है, इसमें बहिष्कार की योजना थी। उसके बाद है, यम ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया। यही गलत हो जाएगा दोस्तों, समर्थन नहीं किया था। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जैसे मोकला विद्रोह, केरल विद्रोह भी आपको पढ़ाया गया मॉडर्न हिस्ट्री में, पढ़ाया गया कि नहीं? और उसके बाद कोका विद्रोह पंजाब में है। ठीक है, कोली विद्रोह गुजरात है, चुआर विद्रोह एमपी है। दोस्तों चुआर विद्रोह जो है एमपी नहीं होगा। चुआर विद्रोह कहाँ होगा? तो ये होगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में। इसका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अगला दिया, अधोलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जैसे कहेगा कर्नाटक हो जाएगा। ठीक, कहेगा कर्नाटक, रावत भट्टा राजस्थान हो जाएगा, मुपंदल तमिलनाडु है, एन्नौर मेघालय। दोस्तों एक चीज आप बताइए, एन्नौर आपने कभी मेघालय का नाम सुना? एन्नौर, एन्नौर तूतीकोरिन ये सब कहाँ थे? तमिलनाडु में थे। तो ये जो है ऐसे ही आप एनिमिलेट कर सकते थे, यानी हटा सकते थे ऑप्शन को। तो मेघालय नहीं होगा, बाकी सही है। सजातीय ग्रुप मंगोलाइड भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो सजातीय ग्रुप मंगोलाइड जो है भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, जितने अब तक इसमें बताए गए हैं आपको सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। जैसे ये भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह, जियोग्राफी याद करिए दोस्तों। जियोग्राफी में मैंने करा था, व्हील था। ठीक, अगला है कि भारत में सबसे व्यापक रूप से मिट्टी पाई जाने वाली मृदा, तो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में 43% पर कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है कि नहीं? जो लोग मुझसे जीएस पढ़े हैं, जितना मैंने अब तक पढ़ाया दोस्तों, 13 में कम से कम आपके 10 क्वेश्चन तो कम से कम सही हो जाते। अगला दिया, भारत में कपास काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस मृदा में? सब लोग पढ़ाते हैं। ठीक, अब इसमें लेकिन चरनोजम हो जाएगा। इसमें क्या होगा? चरनोजम हो जाएगा। जो यूक्रेन में मिट्टी है ना, यही मिट्टी है चरनोजम। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक गहरा महासागरीय गर्त है? तो मैरियाना गर्त है। सबसे गहरा कौन सा है? मैरियाना की खाई या मैरियाना चैलेंजर है। ठीक, या ट्रेंच कह दीजिए आप, ये प्रशांत महासागर में दोस्तों। एक मैं आपको तरीका बताऊं, देखिए ये जो गर्त बना है, यानी अगर एक तरीका मैं आपको अभी बता दूं, जैसे देखिए अगर आप जाएंगे तो जापान के द्वीप है होकाइडो, होन्शु, कुइशु, शिकोकू। ठीक, उसके बाद यहाँ जो है मतलब लुनोज द्वीप है, उसका जो है किसका? फिलीपींस का। फिर मतलब छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड है। आप देखेंगे इसके पूर्व में यही मैरियाना ट्रेंच इसके पूर्व में आपको नजर आएगी। ये पूर्व में ही क्यों है दोस्तों? इसका रीजन जानते हो क्या है? देखिए ये है हमारी जो है मतलब यूरेशियन प्लेट। कौन सी है? यूरेशियन प्लेट। और ये है प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये कौन सी है? प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये क्या है? ये पहले मतलब जी थी महाद्वीपीय प्लेट थी। तो महाद्वीप हमेशा जो है मतलब उसका घनत्व तो कम होता है, और ये जो है महासागरीय प्लेट का घनत्व तो अधिक होता है दोस्तों। तो जिसका घनत्व तो अधिक होगा तो ये नीचे जाएगी, लेकिन ये पानी में डूबने की वजह से ये भी महासागरीय के अंतर्गत आ गई। लेकिन ये वजन थी तो ये नीचे चली जाएगी, और ये हल्की थी तो ये ऊपर रहेगी। तो देखिए दोस्तों ये इस तरह आ रही है, थोड़ा इस तरह आ रही है। ठीक, तो आप बताइए ये जब नीचे जाएगा तो यहाँ एक उसे पॉइंट मिलेगा, बेनी ऑफ पॉइंट मिलेगा, जहां ये मतलब इसका तापमान खूब बढ़ जाएगा। जब सीधी सी बात है यही जो प्लेट है नीचे जब खिसकेगी, अब ये सब होता है संवहनीय धारा से। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। देखिए ये जब प्लेट यहाँ आएगी तो यहाँ मतलब ये खूब गर्म हो जाएगी पृथ्वी के नीचे। जब खूब गर्म हो जाएगी तो मतलब सीधी सी बात है दाब भी बढ़ेगा, ताप भी बढ़ेगा, गर्म होगी, पिघलेगा। तो पिघलने के बाद इससे मतलब ऊष्मा ऊर्जा सारी चीजें निकलना शुरू होंगी। तब जब निकलेंगी तो ज्वालामुखी आएंगे। इसीलिए कहाँ सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं? आप बताइए। ये वाला जो क्षेत्र है यही तो है, मैं बता रहा हूँ, जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस वाला बता रहा हूँ कि नहीं? तो यहाँ ज्वालामुखी सबसे ज्यादा आएंगे कि नहीं? जब यहाँ ज्वालामुखी आएंगे आएंगे ना, तो यहाँ छोटे छोटे द्वीप बन जाएंगे। समझ आया कि नहीं? जो सागर से उठे हुए हैं। थोड़ा बहुत समझ में अगर आया होगा तब भी बहुत बड़ी बात है आपके लिए। अब देखिए दोस्तों ये यहाँ चली गई नीचे, ये यहाँ चली गई, तो इसके बीच में बताइए गर्त बन गया कि नहीं दोस्तों? ये गर्त बना, तो यही तो मैरियाना ट्रेंच की खाई है, मैरियाना गर्त है। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज है। ये बहुत मतलब थोड़ा डीप में चले गए थे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। ठीक, तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे समझाना था ताकि मतलब कभी भूले ना थोड़ा। अगर हम कहते 5% भी आपको पता है ना तो काम हो गया हमारा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए खार्तूम,
नील नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी, बर्लिन स्प्रिंग नदी, सिडनी सेन नदी। देखिए सिडनी गलत हो जाएगा, मैंने बताया था बर्लिन यानी लीन है कौन, स्त्री, स्त्री यानी स्प्री नदी, ठीक। भगवान में लीन है स्त्री और किसमें स्प्री नदी हो जाएगा। न्यूयॉर्क हडसन है, खार्तूम नील नदी, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा, सिडनी जो है गलत दिया हुआ है, ठीक। सिडनी किस नदी के तट पर है, पता है कि नहीं, डार्लिंग नदी के तट पर है। मल्ले डार्लिंग नदी सुना है। नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है नॉर्मैंडी द्वीप, जो कहाँ स्थित है, फ्रांस में स्थित है, ठीक। कहाँ है, फ्रांस में। अगला दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। कल मैंने हिंदी में ही क्वेश्चन करा दिया था आपको, 123, और राज्यपाल को 213, ठीक। आगे बढ़े, देखिए राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। अगर हम बात करें 256 वित्तीय शासन, वित्तीय आपातकाल, इससे हो जाएगा। भारत के न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। तो देखिए वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, पहला दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है दोस्तों, उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, हाँ बोल सकता है, और मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं, ये भी सही है, ठीक। उसे संसद में मत देने का अधिकार है, ये गलत है, मत नहीं दे सकता दोस्तों वो। अगला है, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो किसमें मतलब जो है निहित है, ये भारतीय संविधान की धारा 348 में निहित है कि उच्चतम न्यायालय की जो सारी कार्यवाही होगी अंग्रेजी भाषा में होगी। अगला है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है। तो कौन सी योग्यता होनी चाहिए, तो वो लोकसभा का मतलब लोकसभा का अध्यक्ष, मतलब लोकसभा का जो सभा सदस्य चुनने के लिए अनिवार्य होना चाहिए, यानी ये लोकसभा का उम्मीदवार रखने की योग्यता रखता हो, बस मान लीजिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है, तो लोकसभा की योग्यता का होना अनिवार्य हो। अगला दिया, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है। तो देखिए क्या सही है, पहला लिखा, राजभाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है, सही है। अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, अंगिका नहीं दोस्तों, मतलब इसमें क्या सही है, तो ये गलत है। देखिए ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक। 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज है, हिंदी भाषा की राष्ट्रीय भाषा नहीं, ये हिंदी भाषा जो है राष्ट्रीय भाषा नहीं है दोस्तों, ठीक, ऑफिशियल लैंग्वेज है, कार्यकाज की कामकाज की भाषा है। अगला है बोडो, भारतीय संविधान की 8वीं, सही है, बोडो डोगरी मैथिली संथाली नेपाली मणिपुर कोंकणी, ये सारी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल है, 22 भाषाएं। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाती है, तो मतलब कहाँ प्रस्तुत की जाती है, लोकसभा में। अगला, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो ये क्या होता है, काल्पनिक व बड़ा होता है। अगला है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि, तो क्योंकि मतलब ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम, यानी मतलब वहां पे वायुमंडल नहीं है, तो वहां ध्वनि नहीं प्रचारित होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आगे बढ़े, देखते हैं आपके जीएस में तो क्वेश्चन दोस्तों हो रहे होंगे। देखिए यहाँ लिखा, सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व दोस्तों कौन सा है, तो ये कार्बन है। अगला हम बात करें निम्नलिखित किसको वुड स्पिरिट के नाम से जानते हैं, तो मिथिल एल्कोहल होगा, कौन सा होगा, मिथिल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो प्रोलेथ्रिन एक सामान्य है, प्रा सॉरी प्रा है, प्रो नहीं है, प्रालेथ्रिन एक सामान्य है, तो ये क्या है, एक कीटनाशक है दोस्तों, क्या है, कीटनाशक है, लेकिन इसमें कीटनाशक नहीं है, तो एक सामान्य मच्छर विकर्षक है, ठीक, जो मच्छरों को मतलब नियंत्रित करता है। अगला दिया, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने के लिए, तो क्या मतलब बताता है, तो हृदय घात को बचाता है, हृदय घात से। अगला दिया, निम्नलिखित में से कहाँ शाकंभरी देवी का मेला, सा से शाकंभरी, सा से सहारनपुर, बताया था यूपी स्पेशल में, याद करिए। अगला दिया, उत्तर प्रदेश में राजगंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 2009 में, सॉरी 2009 में किया गया था। आप ये नहीं कह सकते क्वेश्चन नहीं बताया गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से शास्त्रीय प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित सब लोग करके आएंगे, कथक हो जाएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अगला, दादरी, चुर्क, डल्ला, चुनार, डाला सभी कारखाने उत्पादित हैं, तो दोस्तों सीमेंट के लिए हैं। देखिए मुझे नहीं पता आप लोगों को पता कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है मैंने इतनी बार इसका प्रैक्टिस करा दिया है यूपी स्पेशल का कि कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं आपसे। दोस्तों आप यहाँ अगर कर रहे हैं और इससे पहले मैंने जो करा, जब मुझसे नहीं जा रहे तो आपसे कैसे जाएंगे, जब मैं आपके सारे क्वेश्चन मतलब सॉल्व ही करा दिया हूँ, कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं, लगभग 5,000 क्वेश्चन यूथ के कराया हूँ। अगर हम यूपी स्पेशल अंकित भाटी सर की बात करें तो कम से कम 1200 क्वेश्चन कराए हूँ, थ्योरी पढ़ाए हूँ, तो मतलब नहीं जा सकता। आप एक बार करके देखिए, आपको मजा जरूर आएगा, क्योंकि मैं हर जगह ट्रिक आपको बताया हूँ छोटी छोटी, उसे हम ट्रिक नहीं कहते, उसे डिलीट करना हम कहते हैं। हमेशा डिलीटिंग मेथड जो है हम मेरी वीडियो में मिलेगी आपको, हमेशा मैं डिलीट करता हूँ एक चीज को दूसरी चीज से डिलीट कर देता हूँ,
समझ आया कि नहीं? कुछ अलग से ट्रिक नहीं देता कि ये लाइन रट लो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं दोस्तों, लाइन वाइन कुछ नहीं रटना, उसी से करना है। देखिए लिखा राजा रवि वर्मा थे, तो ये केरल के चित्रकार थे प्रसिद्ध, ठीक। अब राजा लगा है तो बहुत लोग प्रसिद्ध राजा ही लगा दे कहो, तो इसमें जो है चित्रकार हो जाएंगे, ठीक। आगे बढ़े, अगला दिया है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आगे बढ़े, पढ़ते हैं। अब हमारा आएगा 38 क्वेश्चन आते हैं ना जीएस के। देखिए उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन कब किया गया? तो 1960 में किया गया था। ये क्वेश्चन कराया गया है आपको, जाके देखेंगे तभी पता चलेगा। किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो दोस्तों देखिए मणिपुर की भाषा अंग्रेजी है। सॉरी, देखिए मणिपुर की नहीं है, मेघालय और नागालैंड की भाषा है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। मेघालय और मणिपुर में थोड़ा वो हो गया था, तो मेघालय और नागालैंड की जो भाषा है वो अंग्रेजी है। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का देश नहीं है? तो आप एशिया का देश नहीं तो सीधी सी बात है, रोमानिया को हटाएंगे आप, यूरोपीय कंट्री है, ठीक। रोमानिया हटा दीजिए, यूरोपीय देश है। अब देखिए हिंदी, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, आयते सभय सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही, यह किस रस का उदाहरण है? तो दोस्तों ये किसका उदाहरण होगा बताइए? संयोग का होगा कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया अभि उपसर्ग का अर्थ है, तो अभि मतलब क्या होता है दोस्तों? अभि मतलब सामने, अभि मतलब सामने होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अगला दिया तत्सम शब्द का चयन करिए। अब इसमें से बताइए कौन सा तत्सम शब्द है? चोर, धुआं, चौर और चूना, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए चौर जो है ना, ये तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है चौर दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है माननीय में प्रत्यय कौन सा है? तो माननीय में दोस्तों जो प्रत्यय दिया है वो आनीय है। कौन? मान धन आनीय, माननीय। त्रय ध्वन किसके अंतर्गत आती है? तो देखिए संयुक्त वर्ण है त्र, आधा ता प्लस रा से मिलकर बना है त्रा, तो ये कैसा है? संयुक्त है दोस्तों। तो संयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका पहला ही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है? पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय नहीं होता। काट देखिए ये आप ऐसे काटेंगे, ये भी ऐसे काट देंगे। अब देखिए कंफ्यूज कहाँ होंगे? तो इसमें हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे, तो कंफ्यूज की बात ही नहीं। आधा जा नहीं होगा, पूरा जा होगा केवल, तो पूजनीय होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए चलो यमुना किनारे सैर करने, चलो यमुना में सैर करने के लिए। अगला दिया है चलो यमुना किनारे सैर करने चले, हाँ तो ये वाला ज्यादा बेटर है। उसके बाद यमुना किनारे सैर, तो ये सैर नहीं, ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक। अगला दिया है वाक्य में चिन्हित कीजिए और वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। देखते हैं तो क्या लिखा। मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा। तो देखिए ये अगर हम वाक्य की बात करें तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा दोस्तों? मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध, तो देखिए यहाँ पे ये लग गया शब्द, तो संयुक्त हो जाएगा। अगला दिया ईमानदारी का विलोम क्या होगा? तो सीधी सी बात बेईमानी होगा। क्या होगा? ईमानदारी का क्या होगा? बेईमानी होगा, लेकिन ईमानदारी नहीं लिखा है, यहाँ लिखा ईमानदार, तो बेईमान हो जाएगा, ठीक। अगला दिया है कि धात्र व धात्री, धात्र व धात्री का क्या होगा? जैसे धात्र मीन्स क्या होता है, धात्री मीन्स क्या होता है? तो देखिए धात्री मीन्स होता है क्या? माता होता है, ठीक। धात मीन्स क्या होता है? बर्तन होता है, तो माता और बर्तन और माता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, ठीक दोस्त। आगे बढ़े, अगला दिया है गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला शब्दों में कौन सी संज्ञा है? तो गुच्छा है, पुंज है, ढेर है, तो इसमें क्या है? समूह नजर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं दोस्तों? मात्रानंद, मात्र धन आनंद, मात्रानंद होगा है ना, ये वाला होगा कि नहीं दोस्तों? बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला है विधि, करण, तत्पुरुष समास के भेद होता है, तो इतने किसके भेद है? तो 6 भेद है। अगला है अरह, नगर, भा, लोग, बिहाला, झपट, लपट, बहु कोटि कराला, तातु मातु हा सुनई पुकारा, अहि अवसर को हमें उबारा, किस रस का उदाहरण है? बहुत बढ़िया है, मतलब मजा आ रहा पढ़ने में। तो भयानक का है, ठीक। बिहाला, कराला, पुकारा, उबारा, तो थोड़ा मतलब सुन के भी लगेगा आपको कि भयानक रस। निम्न शब्द के निम्न प्रश्न के शब्द युग्म विकल्पों में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। जैसे चूड़, चूर, चूड़ और चूर है, तो दोस्त दिए हैं, तो चूड़ मतलब होता चोटी और चूर मतलब होता चूर्ण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला निहत्था में उपसर्ग क्या है? तो नी है, नी प्लस हत्था, निहत्था। देखिए इसमें क्या हो जाएगा? नी प्लस हत्था, निहत्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें निम्नलिखित तत्सम तद्भवों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो इसमें कौन सा दोस्तों अशुद्ध है? जैसे कांच का कांच होता है, कंगन का कंकड़, कपड़ा का करपट, ये इनमें से कोई नहीं, सारे मतलब जो है इसमें शुद्ध है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है? ये देखिए कल एक क्वेश्चन आया था, आज भी आया है, तो इसमें लेखक हो जाएगा।
आप ये देखिएगा कृत प्रत्यय, ठीक, जैसे लिखा है कि धातु या क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में नवीनता लाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे उनके योग शब्द में उन्हें कृदंत कहते हैं, मतलब शब्द बनते हैं तो कृदंत कहते हैं। जैसे लेखक अक, ठीक, अब बचपन में, चमचा में, अधोगति में, अगर हम इनको अलग करेंगे, इसमें कोई हम प्रत्यय अलग करेंगे तो शब्द नहीं सही से बनेगा, लेकिन ये बन जाएगा जैसे लेख प्लस अक, लेखक हो जाएगा ना। आगे बढ़े, देखिए अगला क्या दिया हुआ है। अगला दिया का किस प्रकार का व्यंजन है, तो का जो कैसा व्यंजन है दोस्तों, तो सीधी सी बात है स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। अंतस्थ याद अलावा है, उसमें सा है, मतलब तीनों सा को शामिल कर दीजिए, जैसे ये हो जाएगा हमारा मूर्धन्य सा, तालव्य सा और दंती सा हो जाएगा, और हा शामिल कर दिए उसमें हो जाएगा, ठीक, ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। अंतस्थ में याद अलावा हो जाएगा, स्पर्श में 25 हो जाएंगे हमारे, मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और ता वर्ग ना, तो ये वाले इसमें हो जाएंगे स्पर्श व्यंजन। समझ आया कि नहीं। वर्णमाला बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, हिंदी जरूर पढ़िए दोस्तों, हिंदी गलत नहीं होनी चाहिए, और सारा बहुत अच्छे से 600 क्वेश्चन हर मतलब टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, समझ लीजिए 1 घंटे में। निम्नलिखित में से कोई एक युग्म विपरीतार्थक है, उसे चुनिए। तो इसमें कौन सा युग्म है जो विपरीतार्थक है, जिसे दिवा धात्री, तो दिवा मतलब दिन, रात मतलब रात, ठीक। अगला दिया यही सही है। गलत युग्म का चयन कीजिए, जैसे हंसी हंसी, हंत हंता, स्वर्ण सोना, हक हक, तो इसमें कौन सा दोस्तों गलत है, तो जैसे स्वर्ण सोना हो जाएगा, ये मतलब इसमें जो है गलत दिया हो, ठीक। आगे बढ़े दोस्तों, देखिए अगला दिया है निरुद्देश का संधि, निधन उद्देश्य होता है, निधन उद्देश्य होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लोक हितकारी में समास है, तो लोक हितकारी में दोस्तों समास क्या हो जाएगा, लोक हितकारी में समास है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम बात करें तो देखिए अथाह शब्द, जैसे अथाह शब्द, सॉरी, यह अथाह पानी रखता है, यह शोक का गात्र में अलंकार है, तो दोस्तों कौन सा अलंकार हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अगला है किस अलंकार में तर्क वितर्क की भावना बनी रहती है, तो ये अलंकार हमारा होता है संदेह अलंकार। अगला दे जीव, जीव का होता है रसना, जीव का क्या होगा, पर्यायवाची रसना होगा। पर्यायवाची बहुत अच्छे से दोस्तों सारे पढ़ाए गए हैं। कफन बढ़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, कफन बढ़ाना यानी मृत्यु को स्वीकार करना। अगला दिया है व्यंग से हंसना, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है, तो व्यंग से हंसना यानी अट्टहास करना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए अगला दिया हुआ है अस दूल्हा तस बनी बराता, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो जैसा व्यक्ति वैसे साथी। उसके बाद दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो लोकोक्ति का सही अर्थ है खाली न होना। अगला दिया नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है, तो नमः धन ते होता है नमस्ते, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला दिया आयोगवाह कहा जाता है, तो आयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है, किसे, विसर्ग को। अब देखते हैं जो दोस्तों इम्पोर्टेंट है हमारा गद्यांश है, उसके बाद फिर हम मैथ की तरफ चलेंगे। देखिए बौद्ध शिक्षण पद्धति का आरंभ स्वयं बुद्ध ने सरल व जनमानस की भाषा में जीवन के तत्वों के उपदेश तथा जगह जगह चर्चा करके किया। लोगों को शिक्षित करने के लिए महात्मा बुद्ध ने व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, प्रासंगिक उपमा, दृष्टांत एवं कथा को माध्यम बनाया। बुद्ध के बाद से बौद्ध शिक्षा पद्धति भी एक निश्चित स्वरूप संगठन के साथ हिंदू शिक्षा पद्धति से अलग स्वतंत्र शिक्षा पद्धति के रूप में विकसित हुई। प्रारंभ में हिंदू तथा बौद्ध शिक्षा के मूल में कोई विशेष अंतर नहीं था, किंतु बाद में आकर दोनों शिक्षा प्रणालियों के आदर्श एवं पद्धति में विशेष रूप उस पाठ्यक्रम में जो विशेष रूप से आम उपासक के बजाय बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए था, में बहुत कम समानता रहेगी। दोस्तों देखिए कहने का मतलब यह है कि जब बौद्ध धर्म शुरू हुआ तो देखिए उसके नियम अलग थे, और जो हमारा ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म, जो हिंदू धर्म था उसमें बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी, तो एक नए धर्म का उदय होता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यानी 2 धर्मों का उदय होता। लेकिन जैसे जैसे बौद्ध जैन धर्म आगे बढ़ते जाते हैं तो समय के साथ क्या होता है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन होता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो हिंदू धर्म में कुरीतियां थी वो ज्यादातर बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलने लगी, जैसे मूर्ति पूजा, तो बौद्ध धर्म में पहले नहीं होती थी, बाद में बौद्ध धर्म में भी होने लगी। तो बहुत सारी चीजें जो हिंदू और बौद्ध धर्म की समान होने लगी, तो इसीलिए जो बौद्ध धर्म बहुत लंबे, जो लोग हिंदू धर्म परिवर्तित करके बौद्ध धर्म में आते थे, मतलब बौद्ध हिंदू धर्म को मतलब परिवर्तित कर देते थे, बौद्ध धर्म में आ जाते थे। जब उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की तरह है, तो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट ही नहीं होना चाहिए, समझ आया कि नहीं। तो यही समानता थी कि आगे चल के ये बहुत दूर तक मतलब जो है वो नहीं कर पाए, मतलब फ्लो नहीं कर पाए। जैसे देखिए जैन धर्म में तो बहुत सारी मतलब वहाँ मतलब बहुत ज्यादा कठोर नियम थे, इसलिए वो ज्यादा बढ़ ही नहीं पाया। लेकिन ये मतलब जैन धर्म बहुत ज्यादा दूर तक नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उसमें बहुत सारे मतलब कठोर नियम थे। लेकिन बौद्ध धर्म है जो मतलब दक्षिण एशिया के अगर भाग करें तो वहाँ मतलब काफी मात्रा में फैला हुआ है,
और आज भी इसके अनुयायी भी बहुत संख्या में हैं। ठीक दोस्तों, तो ये चीज़ है, तो यही थोड़ा मतलब बता रहा है। तो मैंने ऐसे बता दिया जानकारी के लिए कि मतलब क्यों दो धर्मों का उदय हुआ, मतलब क्या-क्या था। देखिए, बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रारंभ संस्कार ब्राह्मणों के उपनयन संस्कार की भांति होता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए 2 संस्कार आवश्यक थे। प्रथम था पब्बजा और दूसरा था उपसंपदा। अगला है पब्बजा से उपासक तत्व का प्रारंभ होता है। उपनयन की भांति इसे भी आध्यात्मिक जन्म कहा गया है। यह 8 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती थी। संरक्षक की अनुज्ञा इसके लिए आवश्यक थी। व्यक्ति को 3 प्रकार की शरण की शपथ और 10 धर्मादेश दिए जाते थे। ठीक, अब देखिए अगला दिया है, ये शरण बुद्ध धर्म संघ की होती थी। 10 धर्मादेशों में निम्न की मनाही थी, जैसे पारिवारिक जीवन, ऐसी वस्तु ग्रहण करना जो दी न हो, शुद्ध आचरण था, झूठ बोलना, मादक द्रव्यों का सेवन, असमय भोजन, नृत्य गायन, पुष्पमाला इत्र गहने आदि का प्रयोग, इनका सबका मतलब निषेध था। उच्च आसन का प्रयोग, सोना चांदी की प्राप्ति, ये सारी चीजों का निषेध था दोस्तों। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा बौद्ध शिक्षा पद्धति में शिक्षा देने हेतु निम्नलिखित में से किसे माध्यम बनाया गया था। प्रश्नोत्तर को, व्याख्यान को, कथा को या सभी को, तो सभी को दोस्तों हो जाएगा। यहाँ लिखा प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो निम्नलिखित में से दोस्तों क्या होगा, बौद्धकालीन शिक्षा के विषय, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला दिया, बौद्ध शिक्षा पद्धति में किसे आध्यात्मिक जन्म माना जाता है। तो आध्यात्मिक जन्म पब्बजा को माना जाता है। अभी हम लोग ऊपर देखें। अगला है कि बौद्ध शिक्षा पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 8 वर्ष की आयु के पश्चात विद्यारंभ का संस्कार संपन्न किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है, सही है। अगला दिया, व्यक्ति को 3 प्रकार की शरण की शपथ दिलाई जाती है। तो ये गलत है दोस्तों, शपथ नहीं दिलाई जाती है। ठीक, अगला दिया है कि 10 धर्मादेशों की मनाही थी, बिल्कुल से। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए 2 संस्कार अनिवार्य थे। अगला है संरक्षक की अनुमति किसके लिए आवश्यक थी। तो देखिए, शिक्षा के आरंभिक संस्कार हेतु व्यक्ति को वेद की शिक्षा देने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं मैथ की तरफ। दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैथ इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मैथ रीजनिंग। देखिए मैं सॉल्व सब कुछ कराता हूँ दोस्तों। देखिए चारों पोर्शन अगर अलग अलग करेंगे यूट्यूब से, मान लीजिए आप कर रहे हैं, ठीक, तो एक एक घंटे लगा देंगे ना, तो कितने हो गए, लगभग 4 घंटे। हम कहते 4 घंटे छोड़ो, लेकिन 3 घंटे में तो कराएंगे, इतने ही क्वेश्चन कराएंगे, इतनी ही चीजें बताएंगे। हो सकता है ट्रिक भी ना बताएं, हो सकता है लॉजिक भी ना बताएं, लेकिन इतनी चीजें कराएंगे। मान लेते हैं कि 3 घंटे कराएंगे, वो कुछ भी पढ़ाएं, ठीक, 3 घंटे कराएंगे। लेकिन दोस्तों वही चीज, सारी चीजें मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा। टेस्ट का 1 नंबर का टेस्ट है, लेटेस्ट है, आज भी सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। और साथ में एक ही घंटे में सारा चीज निपटा भी देता हूँ। ठीक, अपने तरीके से बताता हूँ, आपको जो तरीका लगे आप भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए कि कहाँ फायदा है आपका, कहाँ नुकसान है, ये आप समझदार हैं, समझिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 15:11 है। यदि इसका उच्चतम समापवर्तक 13 है तो संख्याएं हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों लगाना है तो हम मान लें ये जो संख्याएं हैं, तो संख्याएं क्या है, मतलब ये जो 15 है, इसमें 13 से गुणा कर दीजिए, 11 में 13 से गुणा कर दीजिए, बस वही हमारी संख्याएं हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों संख्याओं का अनुपात इतना है, तो सीधी सी बात, इसमें कुछ कॉमन भी तो है, वही कॉमन ही तो है उच्चतम समापवर्तक एचसीएफ, यानी 13। तो 13 से 15 में गुणा करिए और 11 में करिए, तो कितना आ जाएगा, 195 बटे, मतलब 195 और 143 संख्या आ जाएंगी। 88 से भाज्य सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या। दोस्तों सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है, वही तरीका हमें फॉलो करनी है। क्या मतलब, इसमें संख्या पूछा है, तो देखिए आप एक चीज बताइए, 88 से भाज्य सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए जैसे ये 88 है, सबसे बड़ी संख्या इनमें से देखिए कौन है दोस्तों, इसमें है 9988, है कि नहीं, वर्तमान में कौन सी है, ये संख्या है। अब हम इसे 88 से जब भाग देंगे तो क्या ये संख्या पूरी तरह से कटेगी, देते हैं। देखिए 8 ऑप्शन से जाना है, इस तरह के क्वेश्चन टाइम नहीं वेस्ट करना है। देखिए 11 8 88, तो 11 हो जाएगा, यानी 8 बार गया, 11 से काटे, 11 9 99 और 11 8 88। क्या ये कट रहा है 8 से, देख लेते हैं। 8 एकन 8 हो जाएगा, बचा 10, 108 हो जाएगा। फिर 8 एकन 8 नहीं कट रहा है, तो हटा दो, ये संख्या हट गई। अब संख्या अगली आते हैं दोस्तों। अगली संख्या है, देखिए ये हो गई सबसे बड़ी, उसके बाद हो गई ये। अब ये संख्या जब हम काटेंगे तो ये तो वैसे भी नहीं कटेगी दोस्तों, जब 11 से नहीं कटेगी तो इससे कैसे कटेगी, ठीक, तो ये भी हटाइए, 11 और 8 से कट जाए जो संख्या वही तो होगी। अब हम आते हैं इस पे, देखिए दोस्तों अगर हम देखें तो ये बिल्कुल कट जाएगी। ये देखिए 11 से भी कट रही और 8 से हम काट के देख लेते हैं। देखिए 8 से इसे हम काट लेकर 8 से कट रही, तो मान लो होगा 8 एकन 8 हो जाएगा। उसके बाद बचा कितना, 19 हो जाएगा। फिर 8 दूनी 16, बचा कितना 3, 8 चौक
32 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, ठीक। और 11 से अगर हम काटें तो 11 एकन 11, 11 एकन 11, 11 तिक 33, कट गया ना। तो ये संख्या ऐसी है जो भाज्य हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काम खत्म। निम्नलिखित में से किसका परिणाम सबसे अधिक है, तो इसमें से हमें बताना है परिणाम किसका सबसे अधिक होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये 1/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं 4 वाला। और इसका मतलब मान क्या होता है, मतलब 1.141 ऐसे कुछ करके होता है, 1.14 होता है शायद। तो हम सबका मान रख के जब देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हमें कौन सी नजर आएगी पता है, यही संख्या नजर आएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वैसे भी संख्या रूट में है, तो सारी संख्या रूट में है, तो मान सबका इसी का सबसे अधिक आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 दर्जन केलों में से 6 केलों की भिन्न क्या होगी, यानी सॉरी 5 दर्जन लिखा, 2 नहीं लिखा। 5 दर्जन केलों में से 6 केलों की भिन्न क्या होगी। तो देखिए 5 दर्जन केले हैं, यानी कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। और 6 की भिन्न बताना, तो 6 बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो 1/10 आ जाएगा, ठीक, 1/10 आ जाएगा। अगला दिया, एक व्यक्ति अपनी बचत में से 2/7 खर्च करता और फिर भी उसके पास 1000 शेष रुपए बचते हैं, उसकी कुल बचत क्या है। दोस्तों एक चीज आप मानिए कि जैसे मान लीजिए उसकी बचत कुल, मतलब हम मान लेते हैं कि यक्स है, यक्स मान लो, नहीं तो एक ही मान लो कि उसकी बचत 1 रुपये है टोटल, ठीक। वो खर्च कितना करता है, 2/7 करता है। लेकिन वो कहता है इसमें से घटा देंगे हम, ठीक। और उसके बाद कहता है बचता कितना है, 1000। बचता कि नहीं, बचता है ना दोस्तों टोटल। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना आएगा, ये होगा 7, मतलब 5/7 हो जाएगा। 5/7 हुआ, तो 5/7 बराबर हो जाएगा 1000। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 20 × 5 = 100, यानी 200, 7 दूनी 1400, 1400 रुपये हो जाएगा। अगला दिया, जब किसी संख्या को 75% से 75 का योग किया जाता है, यानी 75% में 75 का योग किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह की संख्या अगर नहीं निकाल पा रहे तो दिक्कत है। मान लीजिए संख्या एक्स या ए मान लीजिए, 75 का योग करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो कहता पुनः संख्या वही, मतलब परिणाम वही संख्या आएगी। तो देखिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, अगर 175 ये हो जाएगा, 75 ये हो जाएगा, तो दोनों देखिए, इतना समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए तब बताएं। समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ हम पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले काट ही लेते हैं। 25 × 75, 25 × 4 = 100 हो जाएगा। ये बचा 3x, कितना बचा, 3x 4, और इधर देखिए माइन, यहाँ प्लस था 75, तो इधर आएगा तो -75 हो जाएगा, ठीक, होगा कि नहीं। और यहाँ माइनस जो है क्या हो जाएगा, देखिए 3x, उसके बाद ये आ जाएगा 4 बराबर प्लस, सॉरी प्लस 75, यहाँ प्लस है, ये निशान मान लीजिए, बराबर x है। अब हम इसे इधर ले आए, तो इधर इसे लाएंगे तो x माइनस 3x/4 बराबर 75 हो जाएगा, होगा कि नहीं दोस्तों, बताइएगा आप लोग। अब देखेंगे 4 एकन 4, फिर x बचेगा, x/4, 75 चौके कितना होगा, 75 चौके 300, ठीक। अगला दिया, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष बचाता है, वह अपने खर्च का कितना परसेंट बचाता है। तो दोस्तों देखिए कुछ नहीं करना है, मान लीजिए उसकी आय 100 रुपए थी, 80% खर्च कर, यानी 80 खर्च करता, बचता कितना, 20। 20 बचता किस पर है, जो खर्च करता है, यानी वह अपने खर्च का कितना परसेंट बताता है, तो 20 बचाता है खर्च का, तो नीचे कर दो, बटे 100 कर दो, ठीक। तो 25 आ जाएगा, कितना आएगा, 25%। जो जिसका जिसमें लगा हो वो नीचे हमेशा रहता है, याद रखिए दोस्तों। अगला दिया, यदि एक पेन बेचने पर मोहन को विक्रय मूल्य के 20% का लाभ होता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या था। यानी अगर एक पेन मोहन बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है, ठीक। अगर मान लीजिए विक्रय मूल्य की अगर हम बात करें, तो मतलब कह रहा है मोहन, एक पेन बेचने पर मोहन को विक्रय मूल्य के 20% लाभ होता है, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या था। तो दोस्तों देखिए, दर तो नहीं पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा, हाँ वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या था। देखिए अगर हम बात करें दोस्तों, मान लीजिए 100 रुपए का पेन था, ठीक। मोहन बेच कितना कर रहा है, 120 रुपए का, कितना बेच रहा है, 120 रुपए का। तो ये कितना हो जाएगा, काटो, देखिए अगर हम बात करें, यहाँ देखिए, अगर देखिए ये एक पेन बेचने पर मोहन को विक्रय मूल्य के 20% लाभ होता है, यानी विक्रय मूल्य के बता रहा है। मान लीजिए 100 रुपए की चीज थी, मोहन ने बेचा कितने पर, ये मोहन बेचेंगे कितने पर, मान लीजिए 20 रुपये का लाभ, 20%, 100 की चीज थी, विक्रय मूल्य के 20% का लाभ था, यानी 120, 20 का हुआ, ठीक। तो उसके बाद ये क्या होगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा 20 रुपये, ये हो जाएगा, यानी हाँ देखिए इस तरह दोस्तों, देखिए सबसे बेटर हो जाएगा हमारे लिए क्या, अगर हम ये न माने 120 हो ये वगैरह न माने, तो यहाँ देखिए एक पेन बेचने पर मोहन को विक्रय मूल्य के 20% का लाभ होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम मान लें कि मोहन 80 रुपये का पेन था, उसका 20% का लाभ हुआ, तो दोस्तों ये बन नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं मैं बताऊंगा, ये थोड़ा यहाँ पे ना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। लगा दे सकता हूँ पहले, मतलब जो है टाइम भी लगेगा थोड़ा समझने में ना,
तो हो सकता है, लेकिन मतलब मैं सोचता हूँ टाइम ना जाए आप लोगों का, तो आप लोग लगाइएगा थोड़ा। देखिए एक फार्मूला होता है दोस्तों परसेंट वाला, 20 बराबर होगा यस यानी एस पी माइनस सी पी, उसके बाद एस पी इंटू 100, ये होता फार्मूला। ठीक, अब यहाँ हम अगर मान रख के विक्रय मूल्य निकालें तो ये सब कुछ करके देखिएगा आप लोग, जैसा भी होगा कर लीजिएगा दोस्तों, नहीं टाइम अभी और चला जाएगा। ठीक, कर लीजिएगा दोस्तों, मेरी तरफ से नहीं लगा पाया उसके लिए सॉरी। देखिए मुझे मतलब वो दिक्कत नहीं है, देखिए नहीं आता तो साफ साफ बता दिया हूँ मैं ना। अब देखिए उसमें टाइम वेस्ट करूंगा, जैसे मान लो नहीं लग रहा है, कभी कभी हो जाता है ना, तो ये चीज है। देखिए मैंने साधारण ब्याज पर कुछ धन दिया और 10 वर्ष पूरे होने पर मुझे दोगुनी राशि वापस मिली। प्रति वर्ष ब्याज दर क्या थी? देखिए ब्याज दर तो आधी % रहेगी, आध रहेगी कि नहीं, धन क्या था, पी था, तो साधारण ब्याज क्या हो गया, देखिए दुगनी राशि, तो पी माइनस पी क्या हो जाएगा, पी माइनस पी हो जाएगा। अगर पी माइनस पी होगा तो साधारण ब्याज बचेगा कितना, पी बचेगा, कितना बचेगा, पी बचेगा, बचेगा कि नहीं। तो देखिए आर बराबर क्या होता है, आर बराबर साधारण ब्याज यानी पी इंटू साधारण ब्याज हो जाएगा पी इंटू 100। ठीक, उसके बाद देखिए 10 वर्ष कितना दिया है यानी पी हो जाएगा नीचे भी, और वर्ष कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बरा गुणे 100 कर दो। ठीक, कितना हो जाएगा 100%। तो अब इसे निकाल लीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए सॉरी ये परसेंट हटाइए यहाँ से, ये हो जाएगा, ये पी से पी कट जाएगा, ये कट जाएगा तो 10% आ जाएगा, कितना आएगा 10% आएगा। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये आप लगा भी सकते हैं। ठीक, अगला दिया है पिता की उम्र 50 साल है, पुत्र की आयु 22 साल है, और कितने सालों बाद पिता की उम्र पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो देखिए अगर पिता की आयु 50 साल और पुत्र की आयु 22 साल है दोस्तों, तो हम मान लें कितने सालों बाद पिता की उम्र पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो देखिए हम इसमें यक्स मान लेते हैं दोस्तों, सिंपल सी, तो देखिए 50 प्लस एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं। कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 22 साल, मतलब पिता की पिता की उम्र 50 साल और पुत्र की 22 साल है, कितने सालों बाद पिता की उम्र पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी, तो दुगुनी कर दीजिए, तो ये 22 प्लस एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो देखिए अब सिंपल सी बात है, अगर हम देखें ये पूरा सॉल्व करेंगे, तो देखिए जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा, कितना आएगा 6, तो 6 साल बाद जो है हो जाएगा। ठीक, देखिए 6 साल बाद ये कितना होगा, छप्पन, छप्पन ऐसे देखिए लगा दीजिए, कुछ नहीं करना। 8 अगर जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा 50 साल, और 8 इसमें भी जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, दुगना हुआ नहीं हुआ काट दो। यहाँ देखो हम इसमें जोड़े 10 तो 60 हो जाएगा, इसमें जोड़े 32, दुगना हुआ नहीं। यहाँ देखिए 6 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 दूना 56। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो मतलब ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखिए अगला लिखा रुपये 720 3:7:14 के अनुपात में दाम श्याम जदू में बांटा गया, श्याम को कितने रुपए मिले। तो देखिए टोटल रुपए कितने हैं 720, टोटल रुपए कितने हैं 720 है, बांटा किसमें किसमें गया है, तो देखिए यहाँ लिखो 720, चाहे मतलब और मतलब किसका ज्ञात करना है दोस्तों, टोटल है तो 7 21 24 हो जाएगा ये, और गुणे निकालना किसका है तो श्याम का, श्याम को मिला कितना है तो 7, तो 7 यहाँ लिखे 24 तिया 72। ठीक, तो ये हो जाएगा 30 और 7 21 यानी 210 रुपये हो जाएगा। ठीक, याद हो गया कि नहीं, तो इस तरह निकाल सकते हैं। एक संख्या के 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई तो वह संख्या क्या है, तो वही फार्मूला हमें लगाना है, कौन सा, कल मैंने बताया था, जैसे 10% की वृद्धि प्लस में कर दीजिए, माइनस में 10%, फिर यहाँ माइनस लगा जाएगा 10 गुणे 10/100 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा पूरी तरह से, तो ये कट जाएगा, तो -1 यानी 1% की कमी हुई, 1% कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला दिया एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात 12:10 है, वह प्रतिवर्ष 88 मतलब 18,000 रुपये की बचत करता है, उसकी मासिक आय क्या है। देखिए आय और खर्च किस इतना है, ठीक, मान लीजिए आय और तो बचत कितनी होगी इसकी, अगर हम अनुपात में निकालें तो 2x हो जाएगी, बचत कितनी होगी 2x, लेकिन वो कह रहा है वह प्रतिवर्ष मतलब बचाता कितना 18,000 रुपये। तो देखिए तो उसकी मासिक आय हमें बताना है, तो ये वर्ष प्रतिवर्ष है, देखिए 2x बराबर कितना है 18,000 रुपये है, लेकिन ये कितना है वर्ष में है, तो मासिक निकालना तो 12 से भाग देना पड़ेगा कि नहीं, बताइए दोस्तों, आप ही लोग बताइएगा। तो हम जैसे देंगे 12 एकड़ 12 12 छंग 12 पंचे 60, ठीक, तो ये हो जाएगा 1500 होगा, और 2 से काटेंगे इसे फिर तो कितना हमारा आ जाएगा, मतलब हाँ, तो यहाँ देखिए x बराबर कितना आ जाएगा 750, x बराबर कितना आएगा 750 रुपये आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 750 रुपये आ गया कि नहीं, आया ना, तो मासिक बचत कितनी हो गई 750 रुपये मासिक बचत। तो आय पूछा है, तो आय कितनी है 12, 12 अनुपात है तो 12 का है, तो 12 से गुणा कर देंगे तो 9,000 आ जाएगा, जैसे 12 से गुणा करेंगे 9,000 आ गया।
अब देखिए पी क्यू का अनुपात इतना है तो ये ज्ञात हो जाएगा, आराम से कर लीजिएगा। अब इसमें मैं क्या बताऊँ दोस्तों, आप ही बताइए। कुछ बताने लायक है? नहीं है ना, तो कर लीजिएगा। इक्वेशन करना है, ऊपर-नीचे करके काट देना, काम खत्म। देखिए दो दो देखिए इसमें आंसर बता दें, देखिए इसमें आंसर हो जाएगा डी। अगला दिया दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है, यदि लघुत्तम इतना है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? दोस्तों कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए लघुत्तम कितना है 3 और 4 है, तो सीधी-सी बात है लघुत्तम अगर 3 4 है, तो ये मतलब हम पूरा बात करें लघुत्तम इसका कितना हो जाएगा, लघुत्तम संख्याओं का लघुत्तम, तो ये हो जाएगा 12 100 होगा कि नहीं दोस्तों? बताइए आप, 3 चौक 12 और ये 100 तो रहेगा ही, हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 224 हो जाएगा। 12 दूनी 24 यानी x बराबर क्या आ जाएगा 20, तो सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगा? तो 20 तीन 60। समझ आया कि नहीं? अगला दिया एक मशीन की लागत 375 रुपए है और 20% के नुकसान पर बेचा गया तो बिक्री के मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा? देखिए 375 का 20% निकाल लीजिए, मतलब सॉरी नुकसान पे बेचा गया ना तो 80% निकालना। 375 गुणे 80 हो जाएगा 80%। ये आएगा कितना 300 आ जाएगा, यानी 300 रुपए पे इसे बेचा गया। तो देखिए 375 की चीज को बेचा 300 पे गया है और गुणे 100 कर दिए तो 125% लागत आया। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। देखिए अगला लिखा है यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई दुगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? यानी आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी कर दी जाए। तो देखिए भैया सीधी सी बात, आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई होता है। अगर हम नया क्षेत्रफल हो गया 2x इंटू 2y तो 4xy हो जाएगा। उसके बाद आप क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल लीजिए, वही फार्मूला लगाइएगा जो मैंने बताया है। ठीक, तो इसमें टोटल आ जाएगा 300% वृद्धि। इजी है, कर लीजिएगा दोस्तों। अगला दिया 300 पृष्ठों की एक किताब के पन्नों पर न देखिए जिसे मान लीजिए नहीं आ रहा है, मान लीजिए जैसे कोई बच्चा होगा जो बेचारा कमजोर होगा, ठीक मेरी तरह से मान लीजिए, तो मतलब जैसे मान लीजिए नहीं आ रहा, मैं क्या करता था जब मैं सॉल्व करता था क्वेश्चन, इस तरह का जैसे नहीं आ रहा तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लिया, तुरंत गूगल पे गया, गूगल के बगल देखेंगे हम एक लेंस वाला जो बटन होता है, उसी पर इसे मतलब जो है ऐसे मतलब क्या करेंगे, उँगली जैसे रखेंगे पेस्ट हो जाएगा पूरा, मतलब हो जाएगा। वो वहाँ जैसे तुरंत सर्च करेंगे आराम से दोस्तों हमें इसका सॉल्यूशन अच्छे से मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, ये सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं तो पूछे गए होंगे और ये सारे न सारे तो वहाँ जो है गूगल पे अवेलेबल ही है, तो वहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए स्मार्टनेस है एक तरह से, किसी का सलाह लेने की किसी की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास कोई नहीं है तो मैथ कैसे पढ़ें, जो ना लगे वहीं तुरंत जाओ वहाँ से देखो आराम से, मैं तो ऐसे देखता था, बाकी आपकी मर्ज़ी दोस्तों। देखिए 300 पृष्ठों की एक किताब के पन्ने पर नंबर लगाने के लिए कितने अंक अपेक्षित हैं दोस्तों? तो देखिए 93 में क्या है, अगर हम बात करें 300 पृष्ठों की एक किताब के पन्ने पर नंबर लगाने के लिए कितने अंक अपेक्षित हैं? तो देखिए कितने अंक हो जाएँगे, ये 792 हो जाएँगे। देखिए ये हो जाएगा, जैसे 9 है प्लस 90 गुणे 2, अब ये किस हिसाब से हो रहा मुझे भी नहीं पता। ठीक, तो ये कर लीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या हिसाब लगाएँ मुझे नहीं पता है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगला है यदि किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ा जाए तो यह 1/3 हो जाएगा और ये अंश में 4 जोड़ा जाएगा तो यह 3/4 हो जाएगा, तो भिन्न गया। दोस्तों कुछ नहीं करना, जो कहे बस यहाँ ऑप्शन में रखते चले जाओ। देखिए कह रहा है कि हर में 3 जोड़ा जाए तो जोड़ दो, हर कौन-सा है नीचे वाला, 12 हो जाएगा तो कटेंगे तो 1/3 आ जाएगा, तो कह रहा है 1/3 हो जाए तो देखिए 1/3 हो गया। कह रहा अंश में 4 जोड़ दो तो जैसे 8 हो जाएगा, ऊपर 4 जोड़ेंगे और जो है 9 नीचे रहेगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। देखिए 3/4 बोला है हो जाए तो 3/4 कहाँ होगा, नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, फिर जोड़ दीजिए यहाँ, जैसे आप अब इसमें कितना जोड़ेंगे देखिए दोस्तों, यहाँ कह रहा 3 जोड़ोगे, हर में 3 तो 23 हो जाएगा, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा कोई। ठीक, 24 में 3 जोड़ोगे 70, ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं 3 जोड़ोगे तो 15 1/3 आ जाएगा, ठीक है ये आ गया। हर में कह रहा है 4 जोड़ोगे तो 9 बटे कितना आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला दिया है, ये इक्वेशन तो आराम से ज्ञात कर लेंगे, इसका आंसर मैं बता दूं क्या होता है। आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 224। ठीक, आगे बढ़ें। अगला दिया एक आयत जिसकी लंबाई जिसकी एक भुजा 100, देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ या जो देखिए इजी वाले छोड़ रहा हूँ, जो नहीं लग रहे हैं या मेरे एक दो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं वो मैं आपसे साफ साफ कह देता हूँ दोस्तों, कि जो है आप लोग देख लीजिएगा, चाहे गूगल से देख लीजिएगा, चाहे मैं आपका इसका सोल्यूशन दे दूंगा वहां से देख लीजिएगा। आपके पास कई सारे तरीके हैं और कुछ बच्चे होंगे जो जिनको तो खटाखट लग जाएंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा लग जाएंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं खुद ही जानता हूँ दोस्तों। तो जो मतलब बढ़िया है पढ़ने में, अच्छे लेवल के हैं, वो उनका लग जाएगा आराम से, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो थोड़ा कमज़ोर हो गूगल का सहारा ले सकते हैं। देखिए मेरा मानना यही है दोस्तों, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व देखिए मैं, आप खुद ही सोचिए मैं क्या-क्या पढ़ाऊँ, जीएस भी पढ़ाता हूँ, हिंदी भी पढ़ाता हूँ, मैथ भी पढ़ाता हूँ, रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ। सारी सब्जेक्ट कैसे मेरी मजबूत होंगी? नहीं हो सकती ना दोस्तों। मैं जीएस का पोर्शन ज़्यादा मजबूत किया हूँ।
तो हमेशा मतलब उसी की तैयारी किया हूँ, उसी में हमेशा डूबा था, तो उसी में मतलब मैंने ट्रिक वगैरह, रिलेटिंग मेथड ये सब उसी में मैंने इजाद किया है। तो वो चीज़ तो ठीक है, रीज़निंग भी कहीं तक ठीक है, लेकिन मैथ मैंने इतना नहीं पढ़ा है कि मतलब सारी चीज़ें मुझे, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना दोस्तों। अगर हम आरओ का एग्ज़ाम दिए तो वहाँ भी मैथ की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ी। लेखपाल का दिए थे तो उसमें मैथ में तो 25 में 24 सही थे, उस समय पढ़ता था। लेकिन अब आज कब हो गया, 2022 में था पेपर ना, तो बहुत टाइम हो गया ना, तो ये चीज़ है दोस्तों, रिवीजन मैं नहीं करता हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। बाकी कोई बात नहीं, देखिए दिल की बात मैंने आपसे बता दी है, अब आपको जैसा सही लगे। देखिए यहाँ 96 क्वेश्चन है कि एक आयत जिसकी एक भुजा 144 मीटर लंबी है और क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, जिसकी एक भुजा 84 मीटर लंबी है, आयत की चौड़ाई क्या होगी? दोस्तों एक चीज़ बताइए, अगर हम आयत की चौड़ाई यक्स मान लें, ठीक, समझिए बात को, यक्स मान लें, ठीक, तो यहाँ कह रहा यक्स मान लीजिए, हम चौड़ाई मान लेते हैं, कह रहा एक भुजा मीटर लंबी है तो यानी 144, तो ये आयत का क्षेत्रफल हो गया कि नहीं, बताइए आप, सीधी सी बात, ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। कह रहा आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल 84 है जिसकी भुजा, तो 84 गुणे 84 हो जाएगा। दोस्तों बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आपको? आ गया ना? तो यक्स का ही तो मान निकालना है, तो यक्स का मान नहीं निकाल सकते यहाँ से? ये देखिए, यहाँ काट-पीट के कर लीजिए, काट-पीट के करेंगे 49 आ जाएगा, ठीक? कुछ नहीं, इस तरह के क्वेश्चन मैं तो कभी कठिन मानता ही नहीं, बस फार्मूला अगर पता है तो। ये 2 वर्गों के क्षेत्रफल के बीच अनुपात 9:1 है, तो इनके परिणाम का क्या होगा? दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है? आप बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर। तो अब कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात 9:1 है, तो इनके परिणामों के बीच का अनुपात क्या होगा? तो आप बताइए, वर्ग करेंगे या जो है परिमाप है दोस्तों, परिमाप है, क्या है? परिमाप है। तो अंडर रूट हम करेंगे दोस्तों, तो जैसे इसमें अंडर रूट करेंगे, इसमें तो 3 है, 1 आ जाएगा। अगला दिया, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या 3:2 है। यदि लड़कों का 20%, लड़कियों का 25% छात्रवृत्ति प्राप्त करता है। देखिए 3 और इसको बना लो 300, 200 बना लो, एकदम ईजी हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन करना। तो देखिए अब ये हो गए लड़के 300 और लड़कियां कितनी हो गई 200। इनका 20% लड़का और 25% लड़का, तो इनका इनका निकाल लीजिए, 20% 25% छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो जो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते उनकी संख्या शायद बतानी होगी, देखते हैं क्या लिखा है। जो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। एक चीज बताइए दोस्तों, 300 लड़कों में 20% लड़का है जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने को नहीं मिलती? 80% को नहीं मिलती है, ठीक, नहीं मिलती है ना। आगे बढ़ते, 200 लड़कियां हैं जिसमें 25% पाती है, तो 75% को नहीं मिलता है छात्रवृत्ति, मिलता है? नहीं मिलता। तो ये कट गए, ये कट गए, यहाँ 150 लड़कियां हो गई, लड़के कितने हो जाएंगे? ओ आर्थिक 24, 240, तो 150 240 लड़के टोटल कितने हो गए? देखिए दो, मतलब ये कितना हो गया, हाँ 240 और 150, तो ये हमारा हो गया 390, 390 लड़के हो गए। टोटल हैं लड़के कितने? तो 390 में 390 लड़के जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है 500 में, और गुणे 100, ठीक, तो 100 यानी ये कर गए, तो 5 से काटिए, 5 सते 35, 55, 40, तो 78% आ गया। इस तरह के क्वेश्चन मैं तो हमेशा हलवा समझता हूँ, सब बच्चे करेंगे, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो छोड़ेगा, जिसे कम आए या ज़्यादा आए कोई मतलब नहीं, ठीक। तो पहले समझ में आया कि नहीं दोस्तों, बताइए आप लोग, 78% आ जाएगा ना। आगे बढ़े, अगला दिन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एग्जामिनेशन के लिए अक्षरों से नहीं बनाया जाए? अब थोड़ा ध्यान दीजिए, टोनी शब्द, टोनी बनाया जाए, बिल्कुल सही। टर्म, तो देखिए ई शब्द इसमें कहीं नहीं दोस्तों, ई शब्द है, हाँ है, सॉरी सॉरी, ई है, आर है, आर नहीं है दोस्तों। देखिए ई और आर नहीं है, ठीक, मतलब ई है लेकिन आर नहीं है, तो टर्म नहीं बनाया जाएगा। अगला देखिए, एक व्यक्ति बाएं से 16वें स्थान व दाएं से 15वें स्थान पर बैठा है, कितने व्यक्ति और शामिल किए जाए कि कुल 50 व्यक्ति शामिल हो जाए दोस्तों? तो देखिए अगर हम बात करें तो एक पंक्ति में 30 व्यक्ति पहले हो जाए, मतलब 30 व्यक्ति, मतलब 30 व्यक्ति पहले से थे, इसीलिए कुल व्यक्ति 50 करने के लिए 20 व्यक्ति और चाहिए। मतलब अगर हम इनको देखें तो इनका कितना हो जाएगा? देखिए एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बीच में दोनों तरफ से काउंट किया गया, 15 और 16 में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो दोनों तरफ से काउंट किया गया, तो एक घटा दो तो कितना हो जाएगा? 15 15 30 हो जाएंगे, ठीक। अब 30 हो ही गए हैं, 20 व्यक्ति चाहिए 50 पूरा करने के लिए, तो 20 हो जाएगा। अगला दिया है, 4 व्यक्ति राम, श्याम, केदार तथा हरि ताश खेल रहे हैं। केदार हरि के विपरीत नहीं बैठा, हरि श्याम के दाएं बैठा है, तो श्याम के विपरीत कौन बैठा है? तो देखिए बना, करो भैया ताश वाला। देखिए कह रहा है कि 4 व्यक्ति हैं, राम, श्याम, केदार, हरि। केदार हरि के विपरीत बैठा है, यानी केदार जो होगा वो हरि के विपरीत होगा, विपरीत, सॉरी, केदार हरि के विपरीत नहीं है। तो मान लीजिए अगर केदार यहाँ है तो इसके विपरीत हरि नहीं है, तो विपरीत तो सामने होगा, तो नहीं है, तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। फिर कह रहा हरि श्याम के दाएं बैठा है, यानी जो हरि है
वो श्याम के दाएं हैं। तो श्याम अगर यहाँ होंगे तो हरि यहाँ होगा तो विपरीत हो जाएगा। तो हम श्याम को यहाँ बैठा दें, यस मतलब श्याम को यहाँ बैठा दें और ये हमारे हो गए केदार बाबा, कौन केदार हो गए। अब इनके बगल हम बढ़ा दें हरि को, तो कोई दिक्कत है नहीं है ना, है दिक्कत नहीं है दोस्तों। श्याम के दाएं बैठा मतलब हरि देखो श्याम के दाएं बैठा है कि नहीं बैठा है ना, तो श्याम के विपरीत कौन होगा तो केदार होंगे, कौन होंगे केदार बाबू। आगे बढ़े, अगला देखिए 2c इक्वल टू a प्लस बी, 2a बराबर c प्लस डी, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। इस तरह के क्वेश्चन इजी होते हैं, आप कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला दिन निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित क्रम में होगा। जैसे देखिए पहले क्या होगा, तो पहले तो भैया इसमें बनेगा क्या, तो पहले बनेगा पुष्प। अगर पुष्प नहीं होगा तो शहद आएगा कहाँ से, तो पहले पुष्प बनेगा, पुष्प के बाद मक्खी आएगी, मक्खी आएगी फिर शहद बनाएगी फिर मोम, लास्ट में मोम। तो पुष्प मक्खी शहद मोम, यानी 4 3 1 2। ठीक, आगे बढ़े। अगला दिया है दर्पण प्रतिबिंब में एक घड़ी में 3:15 का समय है, तो वास्तविक समय दोस्तों क्या होगा। तो दर्पण में अगर 3:45 है 15 है, तो घड़ी में बजेगा 8:45। 1 मार्च 2015 को रविवार था, तो 1 मार्च 2016 को होगा, तो 1 मार्च 16 को होगा क्या होगा, तो मंगलवार होगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े देखते हैं। देखिए अगला दिया हुआ है, देखिए 16 वाला मतलब मैं क्यों बताया 16 होगा, ये 16 में पूछा है ना, तो वहाँ फरवरी कितने की होती है 29 की नहीं, 29 की हो जाएगी ना, तो एक मतलब बढ़ जाएगा दिन। और उधर 31 वाला मतलब जो है जैसे वो बढ़ेगा, दिन बढ़ेगा मतलब वर्ष एक बढ़ेगा तो एक और ऐड हो जाएगा। तो रविवार था ही, तो सोमवार मंगलवार 2 दिन ऐड हो जाएंगे। विलुप्त पद ज्ञात कीजिए, जैसे ए जेड उसके बाद जी टी यम एन, फिर बीच में जो है प्रश्न चिन्ह लगा है वाई बी, मतलब लुप्त शब्द कौन सा इसमें हमें ज्ञात करना है। दोस्तों एक चीज आप देखिए, ए से जी हुआ तो मतलब 6 जुड़ गया, फिर 7 से 13 हुआ यानी 6 जुड़ गया, जुड़ रहा 6 कि नहीं। अब देखिए 6 आएगा तो यम कितने पे है 13 पे है, 6 19 यानी यस आना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर, समझ आएंगे नहीं, बिल्कुल इजी है, एक ही बार में होगा। निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम का अध्ययन करें, उसके नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर को इस क्रम में कितनी विषम संख्याएं हैं जिसके तुरंत आगे और पीछे एक सम संख्या हो। तो ये देखिए आपका काम है दोस्तों, ये देखना कि कितनी विषम संख्याएं जिनके तुरंत आगे और पीछे सम हो। तो हमें देखना होगा जो जो विषम संख्याएं हैं उनके आगे सम। तो देखिए ये नहीं होगा, ठीक, एक ही है इसके। अगर हम बात करें तो ये भी नहीं हो जाएंगी, ठीक, ये नहीं होगी। तो विषम संख्या कौन सी है 3, यानी ये भी हम बात नहीं होगी। अगर हम बात करें 8 तो ये होगी नहीं होगी। देखिए 3 वाली है, 3 एक संख्या ऐसी है जिसके दोनों तरफ विषम संख्या मतलब जो है तो आगे और पीछे सम संख्या, एक हो गया है ना। दूसरा कौन सा मिलेगा 5 वाला मिला, 2 संख्या हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा 3 संख्या हो गई, ये देखिए 4 संख्या, यानी हमको लगता है 4 संख्या हो जाएंगी इसमें। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला दे छोटी संख्या, तो 50 है 65 है 101 और 30 है। देखिए पहले में 15 जुड़ा, अब 17 जुड़ेगा, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21। तो जैसे 17 हम जोड़ेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 83। विषम संख्या को छांटे, तो विषम संख्या कौन सी होगी दोस्तों, छांट लेते हैं। देखिए 6 चौको 24 माइनस 1 30 आ जाएगा, 3 चौक 12 मतलब 4 से गुणा करें फिर माइनस 1 आ जाएगा। अगर हम देखें ये वाला तो ये भी सही है, ठीक, लेकिन 19 वाला ये सही 19 आएगा। देखिए 4 पंचे 20, 20 से 1 घटेगा 18 नहीं 19 आएगा। एक विशेष कोड में फायर को DGPC के रूप में लिखा जाता है, सिप को इस कोड में लिखे जाने का पर अंतिम अक्षर क्या होगा दोस्तों। तो देखिए इसमें अंतिम अक्षर देखिए माइनस हो रहा है, -2 हो रहा है, देखिए सब में -2 हो रहा है, तो सिप में भी हम क्या कहेंगे, देखिए सिम में हम क्या करें, तो इस कोड में लिखे जाने वाले अंतिम अक्षर क्या होगा। एक चीज आप बताइए, यहाँ दोस्तों सब में माइनस हो रहा है ना, तो माइनस करिए आप सब में, तो अंतिम कोड का होगा पी, तो पी कितने पे है, पी हमारा 16 पे है, 16 से 2 घटाएंगे तो माइन यन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक, अगला दिए विषम को छांटे, अब देखता है AZBY यानी CXDWEVPT, तो देखिए हाई स्कूल GT, तो ये वाला दोस्तों विषम हमको लगता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें ये वाला। ठीक, विषम को छांटे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें तो ये GT हो जाएगा, ये वाला विषम होगा, वो नहीं होगा, ये होगा। देखिए इसमें EV यानी ये अपोजिट है, PT अपोजिट नहीं होता, GT होता अपोजिट, GTHS CXDWAZBY बिल्कुल सही है, ये वाला गलत है, सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित प्रश्नों में 2 है, निष्कर्ष 1 निष्कर्ष 2। देखिए कथन क्या है, विमुद्रीकरण ने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली EPS की आवश्यकता के प्रति झुकाव विकसित किया है। EPS लोगों को नकदी विहीन करने रहने और प्लास्टिक मनी से ज्यादातर लेन देन में सक्षम बनाएगा। अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया है दोस्तों, निष्कर्ष दिया हुआ है, अगर हम बात करें तो दिया है
ईपीएस पैसे के लेन-देन के में एक खाते से दूसरे खाते में अंतरण के लिए त्वरित और सुरक्षित तरीका आसान तरीका है। ठीक है, सही है दोस्तों ये। अगला दिया है कि बिना नकद लेन-देन आगे के समय पैसे की कालाबाज़ारी को रोकेगा। दोनों सही दोस्तों। कथन 1, कथन 2 निष्कर्ष मतलब दोनों सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर। अब देखिए आगे भी निष्कर्ष दिया हुआ है, जैसे खुशी हर किसी के आस-पास है, हमें इसे ढूँढना है। खुशी मन की एक अवस्था है, अगर हम इसे ढूँढ ना सकें, तो इसे सृजित करना चाहिए। अब देखिए निष्कर्ष क्या है, खुशी का सृजन खुद व्यक्ति को संतुष्ट और प्रसन्न बनाता है क्योंकि सृजन रचनात्मक है, नहीं गलत है। या खुशी खुशी को समझने के परिस्थितिजन्य कारणों का विश्लेषण है, ये भी गलत है। मतलब निष्कर्ष के कथन के अनुसार ये सही नहीं है, तो इसमें कोई नहीं सही होगा, ना तो पहला ना ही दूसरा, तो यानी दोनों इसमें जो है नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए मानसिक अभिरुचि वाला देख लेते हैं। यदि एक दर्पण ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब बनाएगी, तो कौन सी आकृति है इसमें जो सही प्रतिबिंब बनाएगी दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर हम बात करें, देखिए इसमें से तो नहीं बनाएगा, इसमें से नहीं बनाएगा, क्यों? क्योंकि ये आगे हो जाएगा, तो यहाँ मतलब देखिए इसमें आगे इसमें ये वाला होना चाहिए और पीछे केवल ये होना चाहिए, तो यहाँ देखिए उल्टा पुल्टा दिया है ना, तो ये हटा दीजिए। अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, डी। अगला दिया, नीचे दिए गए प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदना तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो हम जब ये कागज खोलेंगे तो किसके अनुसार दिखाई देगा, देखिए दोस्तों, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी के अनुसार दिखाई देगा। आप देखिए थोड़ा मतलब मैनेज करिए अपने हिसाब से देख लीजिए, तब देखिए ये वाला तो नहीं होगा, ये वाले तो नहीं होगा। अब इसमें बताना है, तो ये है गोल, तो गोल वाला है तो ये हो जाएगा। ठीक, अगला दिया, दी गई आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए। आकृति वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आते भी हैं। अब 16 नंबर जो क्वेश्चन है किसमें है, मतलब ये जो गोल वाला चिन्ह है तो किसमें दिया हुआ है दोस्तों, तो देखिए अगर हम बात करें तो गोल वाला चिन्ह मतलब सबसे उपयुक्त है, तो ये वाला सबसे सही है, ऑप्शन नंबर बी में निहित है। अगला दिया है कि कौन सी आकृति मतलब है, अब चिन्हित को पूरा करना है तो कौन सी है 117 में कौन सी लगेगी। ठीक, तो 117 जब ये दोनों आस-पास होते हैं दोस्तों तब ज़्यादा दिमाग काम करता है। ये थोड़ा दूर-दूर है ना, तो इसलिए कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप पीडीएफ से देख सकते हैं। कथन है कि सभी कप प्लेटें हैं, कुछ प्लेट ग्लास हैं, यानी सभी कप क्या है, प्लेटें हैं, कुछ प्लेट गिलास हैं। निष्कर्ष दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया है कि कुछ ग्लास कप है, सभी ग्लास कप हैं। ठीक, तो ये निष्कर्ष दिया है, तो इसमें कोई निष्कर्ष हमारा नहीं सही। देखिए इसमें सभी कप प्लेटें हैं, कुछ प्लेट गिलास, यहाँ लिखा कुछ ग्लास कप हैं। कप की कहाँ बात हो रही है, कोई बात हो रही नहीं। अगला सभी गिलास कप है, कहाँ भैया सभी गिलास कप कैसे हो जाएंगे, तो दोनों गलत है। आगे बढ़े, दी गई आकृति में कितने आयत हैं, तो दोस्तों आयत कितने हैं इसमें अगर हम बात करें तो आयत इसमें हो जाएंगे हमारे 11 आयत है। अब कैसे हैं आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें संख्या जो विलुप्त है उसके बारे में देखते हैं। देखिए चाहते हैं 12 12 पंचे 60, चाहते हैं 12 पंचे 60। ठीक, कैसे आएंगे दोस्तों, ये देखना है। देखिए अगर हम बात करें तो हम ये कैसे मतलब बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। इसमें दोस्तों जानते हो क्या किया गया है, क्या किया गया है, इसमें दिया 5 3 8 4 3 16 16 16। देखिए इसमें ये किया गया है, मुझे लगता है जैसे ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 चौक 12, 12 9 या 108। ठीक, नहीं यानी 88 आ रहा है, तो 88 किस हिसाब से आएगा दोस्तों हमें देखना है। देखिए पहली एक थी 5 और 8, ये 7 हो जाएगा, यानी 88। दोस्तों जानते हो एक जगह ये 4 4 2 नहीं है, 7 होगा एक जगह, यहाँ से क्या है गलत दिया है, 7 होगा। देखिए ये जब जोड़ेंगे तो 8 आ जाएंगे और ये 7 हो जाएंगे, मतलब 7 4 11, 11 8 88, पहला आ जाएगा। 3 चौक मतलब ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये कितना होगा, ये हो गया 13, तो 13 अट्ठे 104, तो बिल्कुल सही है ना। तो वही चीज़ यहाँ हो गया, मतलब ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 15, 15 अट्ठे 120 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक, तो उस हिसाब से यहाँ मतलब मिसप्रिंट है दिया। अगला दिया, दिए गए लुप्त संख्या मतलब बताना है कि कौन सी संख्या इसमें लुप्त है। तो अगर हम बात करें, ये देखें दोस्तों कौन सा, 9 9 त्रिक 27 और 27 तियां 81, 11 चौक 44, 44 चौके 176, तो ये हो जाएगा। अगर हम देखें इनका गुणा करेंगे आपस में तीनों का, तो तीनों का जब हम गुणा करेंगे तो ऑप्शन नंबर 455 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
46, 22, 24 है, 59, 42, 27 है और ये है। तो इसमें कौन सी संख्या लुप्त है ये बताना है। तो देखिए एक चीज़ आप बताइए, अगर हम 22 को 44 को जोड़े तो 46 आएगा, 42 और इसको जोड़े तो इतना आ जाएगा। तो हम इसको और यहाँ पे जो संख्या इसमें से इसको घटा दें तो कितना आएगा, एक और हमारा आ जाएगा 4 यानी 41। ऑप्शन नंबर बी। ये कुछ भाषा में CONSCIOUSLY को PEB, देखिए हमें ये कुछ नहीं पढ़ना दोस्तों, बस हमें ये देखना है कि क्या चीज़ ये मतलब कर रहा है, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो मतलब ये बनाने का सिस्टम कर रहा है। तो इसमें कह रहा है सोयल क्या होगा, तो इसमें देखिए जहाँ यस हो, यल हो और ओ हो, आई हो, इतना उठा लीजिए पोर्शन और उसके सामने वाली जो संख्या हो वही चेप दीजिए। तो जब हम वही वाली रखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक। अगला दिया 5 वर्ष पूर्व पर्णव की माँ की आयु पर्णव की 3 गुनी थी। यानी अगर पर्णव की माँ जो है 15 वर्ष है तो पर्णव 3 वर्ष था, मतलब सॉरी 5 वर्ष था, तो तभी तो 5 वर्ष बाद पर्णव की आयु दुगनी बढ़ी होगी। आज पर्णव की आयु क्या है, तो देखिए इसे ऑप्शन से करें क्या दोस्तों, देखिए इसका आंसर 15 हो जाएगा। अगर पर्णव की आयु कितनी हो जाएगी, 15 है, ठीक मान लीजिए। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष पहले माँ की आयु, तो 5 वर्ष पहले ये पर्णव 10 के रहे होंगे, ठीक। पर्णव कितने रहेंगे, 10 के रहे होंगे और इनकी माँ की आयु कितनी रहेगी, 30 साल। तो उसके बाद कह रहा 5 वर्ष बाद पर्णव की आयु माँ की आयु की दुगनी। तो देखिए 5 वर्ष बाद अगर हम बात करें तो पर्णव की आयु 15 आ जाएगी, तो माँ की आयु की दुगनी नहीं हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कर लीजिए उसी हिसाब से, बाकी आपको करना है जिस हिसाब से कर लीजिए। देखिए यहाँ लिखा दी गई अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर जो है हमें पहचानना है। तो लुप्त अक्षर जो हमारा कौन सा है उसे हमें पहचानना। देखिए जैसे हम यल पे गए यानी 12, फिर 14, फिर जो है 16, फिर 2 18 यानी आर आएगा। उसके बाद ए से ई पे गए तो कितना जुड़ रहा, 4 4 जुड़ रहा, तो 4 4 जुड़ रहा तो यम के बाद 4 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, तो आर क्यों होगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 22 22 23 20 ये है, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है, यहाँ एक जुड़ा, यहाँ कितना घटा, -7, फिर एक जुड़ा, फिर -7 घटा दीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ कितना हुआ, 2 घटा, यहाँ 3 घटा, यहाँ 4 घटेगा, यहाँ 5 घटेगा, तो ये हो जाएगा 13 और ये 13 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। लिखा है कि कथन कारण जैसे कुछ फोन घड़ियां होती हैं, सभी घड़ियां बंदूकें होती हैं, ठीक। अब देखिए सभी बंदूकें घड़ियां हैं, कुछ बंदूकें फ़ोन हैं, ठीक। तो इसमें कथन निष्कर्ष अगर बात कर रहा है तो इसमें केवल निष्कर्ष 2 सही हो जाएगी, कुछ बंदूकें फ़ोन हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं, ओ यम से तीसरा है, यानी 5 व्यक्ति एक पंक्ति में मान लो खड़े हैं यहाँ, ठीक। वो कह रहा है कि ओ यम से तीसरा है, यानी ओ जो है यम से तीसरा है, तो मान लीजिए यम यहाँ है, ठीक। तो वो कहाँ होगा, वो जो होगा यम से तीसरा 1 2 3 यहाँ हो जाएगा। जो यन के बाईं ओर है, अगर यन यहाँ होगा, ठीक, यन के बाईं ओर है, अच्छा खड़े हैं मान लीजिए, ठीक, तो बाईं ओर मतलब अगर हम मान लें 1 2 3 4 5 5 हो गए, यम यहाँ अगर हो जाएंगे वो यहाँ हो जाएंगे, तो कह रहा है यन के बाईं ओर खड़ा है, पी क्योंकि बाईं ओर है, जो यन से चौथा है दाईं ओर, पी का स्थान क्या है, लिखिए लिख, यहाँ यम कर दीजिए, यहाँ यन कर दीजिए, यहाँ ओ कर दीजिए, यहाँ पी कर दीजिए, लास्ट में क्यू कर दीजिए, यही है इसका सोल्यूशन। बाकी आप करके देखिएगा, इसी तरह होगा तो पी का दूसरा स्थान आएगा इसमें, ठीक, पी का पूछा तो दूसरा स्थान। अगला दिया है कि एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, प्रत्येक किलोमीटर बाद वह 20 मिनट विश्राम करता है। क्या करता है, 20 मिनट विश्राम करता है, चलो ठीक है। यह बताइए कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। एक चीज़ बताइए, अगर मतलब 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कछुआ को समय कितना लगेगा, 4 घंटे में मतलब जो है 1 किलोमीटर चलता है तो इतने से गुणा करने पड़ेगा। तो जब हम गुणा करेंगे तो मतलब गुणा कर दीजिए, प्लस क्या करना, प्लस करना है। उसके बाद देखिए 20 मिनट विश्राम करता है 60 मिनट, तो 3 गुणे 60 कर दिए, यानी 15 घंटे टोटल लगेंगे, कितना, 15 घंटे लगेंगे, ठीक। देखिए अगर हम बात करें तो 3.5 में इसमें गुणा करिए 20 मिनट में, मतलब इसमें तो कितना हो जाएगा, सॉरी 4 घंटे में अगर 20 मिनट आराम करता है तो कितना हो जाएगा, मतलब 4 घंटे में 20 मिनट आराम करता है तो 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, प्रत्येक 1 किलोमीटर बाद 20 मिनट आराम करता है। तो इतने अगर किलोमीटर चला तो 20 मिनट आराम करेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप कितने मिनट हो जाएँगे? इसके हो जाएंगे 3 चौक 60, मतलब वही 70 हो जाएँगे शायद, 70 मिनट हो जाएँगे, कितना हो जाएगा? 20 20 पंचे 100, ठीक?
अरे 70 हो जाएगा यार, 70 मिनट हो जाएगा, ठीक। तय करने में कितना समय लगेगा, तो 70 मिनट ये हो जाएगा और पूरा ये समय निकालेंगे आप, तो जब निकालेंगे और टोटल जो है ऐड करेंगे तो 1 घंटे ये मान लीजिए और 14 वो, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगला 10 को 2, 5, 6 से तथा 16 को इतने से संबंध किया जाए तो 3 लिखना है। तो देखिए यन मतलब ई कहते हैं, टी है 2 और 5, 5 है, मतलब ई 5, 5 पे है, यन क्या है 6 है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। एक आदमी की आयु 32 वर्ष थी, जब उसका बेटा हुआ तब उसके बेटे की आयु 7 वर्ष हुई, तब उसकी पत्नी 35 वर्ष की थी। उस आदमी और जो है कह रहा उसकी पत्नी की आयु के बीच में अंतर क्या है दोस्तों। अब बताइए पुत्र के जन्म के समय माता की आयु कितनी रही होगी, खुद बताइए। 7 वर्ष मतलब थी बेटे की, तो पुत्र जब जन्मा होगा तो माता की 28 रही होगी कि नहीं दोस्तों, बताइए, आप ही बताइए। 28 था और पिता कितना था, 32 था, तो इनका जब अंतर देखेंगे तो 4 नहीं आएगा। ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ माइनस है। तो बताइए, देखिए समीकरण लगा लीजिए दोस्तों, इसमें कोई लॉजिक बहुत बड़ा नहीं पढ़ना है, बिल्कुल मतलब इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए ये भी लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक। इसमें कुछ नहीं करना, संख्याओं का हेर फेर कर दिए हैं इधर उधर, तो वही करना है। अगला है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों के औसत प्राप्तांक 45 है, प्रथम 10 के औसत प्राप्तांक 55 है और अंतिम 11 के 40 है, तो 11वें परीक्षार्थी का प्राप्तांक क्या होगा। तो देखिए 22 गुणे 45 होगा, इसका मतलब हम योग निकालें, ठीक। माइनस कर दीजिए, तो 10 गुणे 55 कर दीजिए, प्लस 11 गुणे 40 कर दीजिए, तो जब टोटल करेंगे तो 0 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। अगला दिया, अमित पूर्व की दिशा और 15 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। अमित प्रारंभिक, दोस्तों कुछ नहीं करना है, इतना इजी क्वेश्चन है कि अगर हम प्रारंभिक से भाई बाएं कितना चलता है, देखिए अमित पूर्व दिशा में चलता है 5 किलोमीटर, चल दिया 5 किलोमीटर, फिर पूर्व दिशा में चलता है जब 5 किलोमीटर तो कहता बाएं मुड़ता है, अब बाएं मुड़ेगा तो इधर चलेगा, फिर बाएं मुड़ेगा तो इधर चलेगा, फिर बाएं मुड़ेगा तो इधर चलेगा, तो प्रारंभिक बिंदु मतलब कहाँ है, तो 5 ही किलोमीटर तो है, कर लीजिएगा। अक्षरों को कौन सा समूह खाली, मैंने बताया था इसमें गिन लीजिए कि कितने अक्षर है, कितने कितने बनेंगे। तो देखिए अगर इसमें जो है टोटल कितने अक्षर है, तो 15 अक्षर है शायद, नहीं 12 है टोटल, कितने हैं 12, तो 3 3 को जोड़ा बना लीजिए। देखिए बन भी रहा है 3 3 का, कोई दिक्कत, पहले जी से शुरुआत हो रहा है ना सब में। अब जी के बाद क्या आएगा, यहाँ यच है तो यच आएगा, यानी जी एच आई, जी एच आई, जी एच आई, जी एच आई, इसी से बना है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कितने लोग शिक्षित हैं, मतलब कितने ग्रामीण लोग जो हैं शिक्षित हैं, तो ग्रामीण ये होगा, शिक्षित ये होगा, तो इसमें देखिए कितने लोग हो जाएंगे, तो ये 22 हो जाएंगे और ये 6 हो जाएंगे, ठीक। तो 22 6 28। प्रवीण कौशल मधुर अमित मंजोत 5 मित्र है, प्रवीण कौशल से छोटा है किंतु मंजोत से लंबा है। उसके बाद मधुर सबसे लंबा है, अमित कौशल थोड़ा छोटा है किंतु प्रवीण से थोड़ा लंबा है, यदि वे अपनी लंबाई कद के अनुसार खड़े हो जाएं तो सबसे छोटा कौन है। दोस्तों इस तरह के सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, डेली मैं कराता हूँ, तो प्लीज कर लीजिएगा। देखिए इसमें मंजूत हो जाएंगे, अगर इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ी समस्या की बात हो जाएगी ना। अगला दिया, भिन्न आकृति का चयन कीजिए, तो इसमें कौन सी आकृति दोस्तों भिन्न है, ठीक, ये हमें बताना है कि इसमें भिन्न कौन सी। तो आकृति देखिए ये वाली भिन्न है, कौन सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अन्य सभी बाह्य डिजाइनों की भुजा जो है अंदर वाले डिजाइन से एक अधिक है, ठीक, मतलब अन्य वाली जो अंदर वाली डिजाइन से अधिक, लेकिन इसमें देखिए दोस्तों, ठीक। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, उसमें आकृति कौन सी निहित है, मतलब किसमें होगी ये आकृति जो है, निहित है ये आकृति। तो देखिए ये आकृति जो निहित है वो आकृति नंबर बी में निहित है, किसमें, बी में। देखिए ये देखिए ये ना दिख रहा है। आगे बढ़े, देखिए अगला क्या दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा है। तो ये तो आप लिख लीजिएगा और लिखने के बाद जो है हटा दीजिएगा, तो बी आ जाएगा दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला दिया, अक्षरों के शब्दकोश में मतलब क्रम बताना है शब्दकोश का, तो ये आप लोग करना सीख गए होंगे अब तक, अगर नहीं जानते हैं आप लोग, तो ये क्रम क्या हो जाएगा हमारा, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, पहले पे आ जाएगा ये आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, देखिए अगला दिया हुआ आदेश चुनिए जो मतलब, देखिए स्नातक चिकित्सक प्रोफेसर कौन दर्शाता है। देखिए स्नातक चिकित्सक प्रोफेसर को कौन दर्शाता है, देखिए सभी स्नातक होंगे और कुछ प्रोफेसर जो है डॉक्टर होंगे और कुछ स्नातक, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। दिए गए कितने त्रिभुज हैं, तो देखिए ट्रिक मैंने बताया था, आप ही लोग दोस्तों देखिएगा, इसमें 12 हैं, कहीं भी सर्च करके देख लीजिए त्रिभुज ज्ञात करने की ट्रिक बता आ जाएगा, उस पर देख लीजिएगा। लिखा है कि ए और बी डी की संतान है, ए का पिता कौन है, इस उत्तर में मतलब एक दो कथन दिया है कि सी ए का भाई है, ई का पुत्र है, एफ बी की माता है।
तो ये सॉल्व करेंगे तभी आप जान पाएंगे दोस्तों। तो ये सॉल्व करिएगा, इसमें जो है केवल जो है 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यफ बी की माता है। अगला, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए दीना कहती, मैंने बताया था अपने ऊपर ले लीजिएगा, क्या अपने ऊपर सोचिएगा कि वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है, दीना का उस लड़के से क्या संबंध है। तो दीना का उस लड़के से कैसा संबंध है, भाई बहन का संबंध है, बहन हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में एक सार्थक अनुक्रम बताइए, जैसे परीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले तो विज्ञापन आएगा, आएगा कि नहीं दोस्तों। विज्ञापन के बाद क्या करेंगे, हम आवेदन करेंगे, आवेदन के बाद साक्षात्कार होगा, उसके बाद क्या होगा, चयन होगा, फिर नियुक्ति मिलेगी, फिर परीक्षा होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। अगला दिया, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 5 गुनी है। लो, 5:1 अनुपात हो जाएगा लड़कियों और लड़कों का। ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या नहीं होगी, तो बताइए। अनुपात 6 होगा, तो बच्चों की कुल संख्या 6 का गुणज होना चाहिए, होगा कि नहीं भाई। टोटल ये 6 होंगे तो 6 का गुणज होना चाहिए। तो ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, तो ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं दोस्तों। निम्न संख्याओं का अध्ययन कीजिए, उचित विकल्प ढूंढकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 6 लिखा, देखिए 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। समझ में आया कि नहीं। तो ये चीज़ देखिए दोस्तों, 150 क्वेश्चन हमारे यहाँ पूरे होते हैं। मानता हूँ कि 5-6 क्वेश्चन आपको मैंने नहीं बताए हैं, ठीक। 5-6 बहुत ज़्यादा होंगे तो 7-8 होंगे। 150 में 7-8 क्वेश्चन। रीजनिंग के देखिए तो आप सब कर लेते। मैथ में 1-2 क्वेश्चन नहीं बताए, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। मैंने अपनी सारी चीज़ें बता दी हैं आपको कि कभी-कभी नहीं होते 1-2 क्वेश्चन, मुझसे भी नहीं होंगे, कोई भगवान नहीं हूँ। तो ये चीज़ है, बाकी मतलब ठीक है, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। बाकी क्लासेस जो चल रही हैं या जो करा रहा हूँ दोस्तों, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार करके तो देखिए, फिर पेपर में बैठिएगा, तब फिर बताइएगा हमें, ठीक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो हमारी जो है हिंदी का होगा प्रैक्टिस सेट 600 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।